हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर पार्ट 2 है, थ्योरी पार्ट 2 है। तो अगर हम पिछले लेक्चर को अगर क्विक रिकॉल करें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते थे। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की थी और कुछ मॉडुलस एंड कंजुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट को आप हिंदी में मैथमेटिक्स में जो होगा कोणांक। फिर उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन भी बताएंगे। फिर उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम आपको डी मॉइवर थ्योरम के बारे में बताएंगे और इसके यूज भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज करेंगे। फिर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई आज की क्लास की आउटलाइंस कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम मान लेंगे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऑर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। तब ये जो एंगल थीटा है, जो ओपी ओपी क्या आपकी रियल एक्स, तो इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आपने अभी आप क्या किया, आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्गन प्लेन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो आपकी एक्स एक्सिस होती है वो आपकी रियल एक्सिस होती है और ये जो आपकी वाई एक्सिस होती है वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है ओ। ओ मीन्स ओरिजिन, तो ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। तो ओ से पी ये क्या है, ये यहाँ पर ये आपकी रियल एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है। और तो ये आप देख सकते हैं, अब थीटा की बात की गई है ना, ओपी तो आपने समझ लिया। अब थीटा की बात की गई है, थीटा क्या है, तो थीटा का मतलब क्या है, द एंगल थीटा विच मेक्स ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका ओ, ये है आपका ओरिजिन, ये आ रही है आपकी रियल एक्सिस, ये रही आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये आपका है जो ओपी जो लाइन सेगमेंट है, ये ओपी एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना वो बना रही है एंगल, ये ओपी जो लाइन सेगमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, या आप बोल सकते हैं गुणांक या एम्पलीट्यूड, ठीक है। या ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ओके, तो अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखें तो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, या आप बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप आर्ग्यूमेंट समझ गए होंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आर्गन प्लेन में हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट वाले एक्स कॉमा वाई। तो ये जो ओपी जो लाइन सेगमेंट है, ओपी जो लाइन सेगमेंट है, तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा क्या बनेगा आपका, जो ओपी है आपका मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो ये जो थीटा है, जो एंगल आपका थीटा है, ये ओपी जो आपका लाइन सेगमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कितना एंगल बनना वो आपका
आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होता है, और आर्ग्यूमेंट को निकालने का तरीका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, और द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी लाई करेगी थीटा बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई टू क्लोज पाई, या बोल सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है माइनस पाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी और पाई से लेस देन और इक्वल होगी। ओके, तो इसे हम बोलते हैं, अगर थीटा की कोई, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया और अगर आपने उसका आर्गुमेंट निकाला और अगर उसकी जो वैल्यू है वो अगर ओपन माइनस पाई टू क्लोज पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, तो हम बोलेंगे जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकती है, थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस का थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा रहेगा, जैसे आपको ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका पॉइंट है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो जो आर्ग्यूमेंट होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा। अगर पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस का थीटा, जहां पर थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ वाई वाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नॉट यूनिक। तो आर्ग्यूमेंट जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका यूनिक नहीं होता है। ओके, तो जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो किसी भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका यूनिक नहीं होता है। ये जो वैल्यू होती है ये आपका, अगर थीटा की वैल्यू जो आपकी ओपन माइनस पाई टू क्लोज पाई के बीच में लाई कर रही है तो हम बोलेंगे जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और जर्नल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, 2n पाई प्लस थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये होना चाहिए, और जनरल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट 2n पाई प्लस थीटा। n आपका है इंटीजर्स। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं रिजल्ट्स ऑन आर्ग्यूमेंट पर। तो अगर आपके पास जेड, Z1 और Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वार इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का जो प्रिंसिपल, जो जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की जो जनरल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2n पाई माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है अगर ये प्योरली इमेजिनरी हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा या तो प्लस पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा। यदि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ये प्योरली रियल हुआ तो आपका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है या पाई हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि आपका मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो अगर उनका Z1 प्लस Z2 निकालें, Z1 माइनस Z2 निकालें, दोनों का मैग्नीट्यूड लें, अगर वो सेम आए तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, उस केस में होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। ओके, लास्ट है कि इफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, अगर उनका सम लें और मॉडुलस लें और वो इक्वल हो जाए मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, तो आपको जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा Z1 एंड Z2 का वो दोनों इक्वल मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ऑन आर्ग्यूमेंट्स पर। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, आप इन रिजल्ट्स को लिख लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें ये रिजल्ट्स यूज होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अब बात करेंगे इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला वो तो था आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स, आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, y आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसमें हम z x इक्वल टू क्या रखते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दें, y इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें, तो आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा आर कॉमन आ जाएगा, आर इनटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोले दोनों का मीन सेम है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आर, और थीटा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यदि जो थीटा की वैल्यू है द जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा, देन द पोलर फॉर्म ऑफ z इज, जहां पर ये जो थीटा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई है, आपने क्या x इक्वल टू आर कॉस थीटा रखा, y इक्वल टू आर साइन थीटा रखा, तो z इक्वल टू हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r हो गया और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माने हमने। तो थीटा क्या है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो अगर हम पोलर फॉर्म के रूप में लिखें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आर्गुमेंट हो गया। अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें तो जनरल वैल्यू के लिए क्या बताते हैं, 2n पाई प्लस थीटा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r टाइम्स ब्रैकेट लगाएंगे cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin 2n पाई प्लस थीटा। तो n आपका एक n आपका एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को आप ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा, जहां पर r इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ z, थीटा इक्वल टू है आर्गुमेंट ऑफ z, और e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये है ना, e की पावर आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये आपका ये जो रूल है ये कौन सा फॉर्म है, ये यूलर फॉर्म है। क्या है, यूलर फॉर्म है। ठीक है, z इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहां पर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आर है, थीटा आपका आर्गुमेंट है, और ये ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे ऑयलर फॉर्म, ये आपका ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये ऑयलर फॉर्मूला है। ओके, ऑयलर फॉर्म ऑफ जेड के बारे में। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऑयलर फॉर्म के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास Z1, Z2 एंड Z3 वर्टिसेस हैं ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसा कि आप यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका एक पॉइंट हो गया Z1, ये Z2 एंड Z3, ये आपके जो ट्रायंगल है ABC के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू होगा, अगर आपको ये निकालना है अल्फा, ये जो एंगल निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये एंगल क्या होता है आपका, ये जो AC जो लाइन सेगमेंट है और ये है AB, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1, और Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे लिख सकते हैं Z इक्वल टू मॉड Z ई की पावर आयोटा थीटा। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखे हुए हैं तो Z इक्वल टू लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहीं पर ये Z की जगह पूरा नंबर है। ओके, और आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि A टू B, B टू C और C टू A। एक इंपोर्टेंट नोट देख सकते हैं कि ऑलवेज मार्क द डायरेक्शन ऑफ एरो इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड कीप दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द न्यूमरेटर ऑन विच द एरोस गोस। तो देखेंगे ऐसे Z2 माइनस Z1, तो Z2 में से Z1 घटाएंगे, Z1 माइनस Z2, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में के लिए आपको डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, A टू B, तो A टू B के लिए हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट था कि ये जो हमेशा आप एरो लगाएं वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर
द न्यूमरेटर ऑन विच द एरोस गो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के का जो शीर्षक पर रखें जिस पर वो एरो जाता है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये तो स्टूडेंट इसमें जो दिया गया है ये आपको शॉर्ट तरीका दिया गया है, तो मैं आपको एक जनरल तरीका भी बता दे रहा हूँ और फिर शॉर्ट तरीका भी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, याद कर लेते हैं बट भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको जनरल तरीका अगर पता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लिया पहले ही पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, तो जेड इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी। आपको इस नंबर का ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो जेड इक्वल टू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम मान लेंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू ये क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब हम ये मान लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी को मान लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होगा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें, राइट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा एक्स वाई। फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हो। तो क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बी इक्वल टू आपको मिलेगा स्टूडेंट, बी इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का सॉरी प्लस का 2xy। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिली ए और ए बी, ए की वैल्यू आई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू आई आपकी 2xy। तो उसको ही आप यहाँ पर थोड़ा एक्स ए बी की वैल्यू आ गई, अब फिर आपको चाहिए थी एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ वो निकाल लेंगे। तो आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1/√2 ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए प्लस का आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस का ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए प्लस का आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस का ए। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म की गिवन है, जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए माइनस का आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड माइनस का ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको केवल एक को याद करना चाहिए। इन दोनों में से आप किसी एक को याद कर लीजिए और दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप क्या करेंगे, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखो आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया, बाकी की दोनों क्वांटिटी सेम है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब आप कोई भी बोर्ड के एग्जाम देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें वहां पर आप जनरल मेथड से सॉल्व थोड़ी करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस का ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई एन कोई आपकी एन आपकी कोई इंटीजर है, तो अगर हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन करें तो ये क्या हो जाता है, cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये जो थ्योरम है इसका नाम है डी मोइवर थ्योरम। क्या है, डी मोइवर थ्योरम, कि अगर कोई एन आपका इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो होल पावर एन होगी वो क्या हो जाएगी, cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये कैसे होगी स्टूडेंट, जैसे e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम e की पावर आयोटा थीटा को रिप्लेस करते हैं 2 थीटा से तो क्या हो जाएगा,
cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा इक्वल टू e की पावर 2 थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट है, तो ये डी मोइवर थ्योरम है। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है थीटा के मल्टीपल में आ जाएगी, cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अगर हमने मान लिया कि n कोई हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर 1/n। अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n, जहां पर k की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1 हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा -1 माइनस का स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जान लिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस का 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आप प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर आप ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये है x, इसका मतलब क्या है, x क्यू इक्वल टू 1, जो आपकी इक्वेशन है x क्यू इक्वल टू 1, इसके ये रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, 0। ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1। नेक्स्ट है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू, ये कब होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इसकी वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट, जब n हमारा जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू वैल्यू 3 जब आएगी, जब स्टूडेंट n की जो वैल्यू है वो 3 की पॉजिटिव मल्टीपल हो। क्या हो, 3 की पॉजिटिव मल्टीपल हो। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू वैल्यू 0 कब आएगी, जब n की वैल्यू 3 की पॉजिटिव मल्टीपल ना हो, और 3 वैल्यू कब आएगी, जब n की वैल्यू 3 की पॉजिटिव मल्टीपल हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का जो मतलब है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, बाई nth रूट ऑफ यूनिटी वी मीन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई z की पावर n इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो z की इक्वल टू 1 टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो इसका मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो z की पावर n इक्वल टू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होंगे, क्या होंगे, 1 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा की पावर n माइनस 1, जहां अल्फा की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर 2 पाई बाई n इंटू आयोटा। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, अगर आप सारे के सारे रूट्स का सम करेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू डॉट डॉट और अल्फा की पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। और अगर आप सारे रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा पावर n माइनस 1, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 होल पावर n माइनस 1/2। तो आई थिंक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है या ब्रैकेट, चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो आपको जैसे ये ब्रैकेट लगा दी है, रेक्टेंगल टाइप की ब्रैकेट लगा दी, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
तो बट अगर हम देखें यहाँ आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा अल्फा की इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये -1 की पावर क्या हो जाएगी 2, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो आई थिंक यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ना होकर यहाँ पर ए पावर वाला, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर यूज होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। जैसे अगर आप कोई अदर पर्सन देखेगा जिसको मैथ की उतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको लगेगा कि ब्रैकेट ही तो है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर -1 पावर n-1 होगा। अगर हमने बड़े इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर देगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर आपने रेक्टेंगल या जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कोई नंबर लिख दिया तो वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उन पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास Z1 एंड Z2 कोई दो पॉइंट है तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ए बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स Z1 एंड Z2, ठीक है, अगर हम उसे m/n में क्या करें डिवाइड करें, कोई लाइन सेगमेंट है, अगर आप लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए Z1 एंड बी Z2 किस रेशियो में m/n में, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा Z इक्वल टू mZ2 प्लस nZ1 डिवाइड बाई m प्लस n, और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला क्या होगा Z इक्वल टू mZ2 माइनस का nZ1 डिवाइड बाई m माइनस n। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ABC कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है Z1 Z2 Z3, तो ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी Z इक्वल टू हो जाएगा 1/3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और अगर आपको ट्रायंगल ABC के आपको वर्टिसेस पता है जो कि Z1 Z2 Z3 हैं, तो उसका अगर एरिया फाइंड करने की बात आए तो एरिया क्या होगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1। ओके, फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं Z1 Z2 Z3, तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z2 Z3 Z3 Z1 प्लस Z1 Z2। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो तो उनमें एक फॉर्मूले यूज होंगे स्टूडेंट, तो आपको ये याद होने चाहिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म ये क्या है a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जहां पर a आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, b आपकी एक रियल नंबर है। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट देख रहे हैं, लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि अगर सेंटर Z0 है और रेडियस r है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z माइनस Z0 इक्वल टू r। दूसरा पॉइंट है 6 का कि मॉडुलस ऑफ z माइनस Z0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन r, तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस ऑफ z माइनस Z0 स्ट्रिक्टली लेस देन r, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये इंटीरियर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन r है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये आपका एक्सटीरियर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पॉइंट है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगी z इंटू जेड बार प्लस a इंटू जेड बार प्लस a बार इंटू जेड प्लस b इक्वल टू 0। b आपकी क्या है आपकी एक रियल नंबर है जिसका सेंटर है -a और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू a बार माइनस का b। सेवेंथ पॉइंट है कि अगर आपके पास Z1 एंड Z2 कोई दो फिक्स पॉइंट हैं जहां पर k ग्रेटर देन 0 है और k की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है, ओके, तब मॉडुलस ऑफ z माइनस Z1 डिवाइड बाई z माइनस Z2 इक्वल टू आपका होगा k। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z माइनस Z1
डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के। तो ये केस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर के की वैल्यू आपने 1 ले ली है तो ए जेड वन एंड बी जेड टू क्या हो जाएगा? अगर आपने के की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली स्टूडेंट, तो ये आपको एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास if the end points of a diameter of a circle are az1 and bz2 and pz be any points on the circle, then equation of a circle in diameter form। तो अगर स्टूडेंट आपको end point of diameter given है तो आप equation of circle फाइंड कर सकते हैं z minus z1 into z bar minus z2 bar plus z minus z2 into z bar minus z1 equal to 0। ओके, तो स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री बताए हैं, इन सबका कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इनकी कहीं ना कहीं इनका यूज पड़ेगा। तो स्टूडेंट आई होप आप इन्हें लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे सारे यूज हो जाएंगे। आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखते चलेंगे कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आप बहुत ही कम समय लगेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ आई होगी। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।